पहले ये बताइएगा, इनको हम क्या बताएं, कैसे समझाएं कि खुदारा ये काम करो। अगर हमारी यंग जनरेशन ये एक फार्मूला समझ जाए तो आपकी कामयाबी जो है ना वो यकीनी हो जाएगी। हमारा जो ये गुलाम इब्ने गुलाम पैदा करने का निज़ाम है ना, ये हमने तो उसको ठोक दिया है। आज से 4 साल पहले मुझे और आज़ाद को इस पर बड़ी गालियाँ पड़ती थी। आप यहाँ पर बैठ के अमेरिका में कारोबार करने की बात करते हो, आप फ्रीलांसिंग की बात करते हो, आप डॉलर्स कमाने की बात करते हो, तो इनकी खोपड़ी में घुसती नहीं बात। आज मैं ये समझता हूँ ये जो ई कॉमर्स है ना और फ्रीलांसिंग है, दिस इज़ द ओनली पॉसिबल वे आउट। डोमेस्टिक ई कॉमर्स में कितना पोटेंशियल है, और अगर बाहर हम काम करेंगे तो क्या पोटेंशियल है? हाँ शहजाद साहब, आहें निकलती। क्या कोई शख्स ये नहीं कर सकता यहाँ शालम मार्केट से चीज़ें ले, सिर्फ फेसबुक पेज बना के और चंद एड्स चलाकर पैसे कमा ले? 3 दिनों के अंदर कोई भी पाकिस्तानी एक यूएसए बेस्ड कंपनी का मालिक बन सकता है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में नंबर 1 कंट्री बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसे पहले कई बार वीडियोस में कह चुका हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है बेचना सीखना। तो अगर आप बेचना सीखना चाहते हैं और चाह रहे थे तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में आप आज के गेस्ट के मतलब जानते ना हों। ई कॉमर्स वाला उस्मान चौधरी साहब मेरे साथ हैं। आज इंशाल्लाह हमारी बातें होंगी ई कॉमर्स पे, डोमेस्टिक ई कॉमर्स, और जो हम अमेरिका में या दूसरी कंट्रीज़ में कहीं टारगेट करके उसकी निश चुन के वहाँ पे कुछ सेल करना चाहेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या कुछ दरकार है, ऐसे सारे मौज़ूआत यहाँ पे डिस्कस होंगे। उम्मीद है आपको ये बड़ा पसंद आएगा पॉडकास्ट आज का, लाजमी देखिएगा मुकम्मल, और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, और फाइनली हमारी माशाल्लाह मीटिंग आज होगी। तो ये सारी हमारी ऑडियंस चाहती है कि आपके तजर्बों से सीखें, तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि हम आपसे सीखें, आपसे पूछें हम क्या बेचें, किस तरह से बेचें। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़ाती तौर के ऊपर आपका और आपके इदारे का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी के अंदर बेचने का, मार्केटिंग का, मैं आपसे और आपके ऑडियंसेस को शेयर कर सकूं। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि वो बेचो जो कोई ना बेच रहा हो, वो बेचो जो स्केलेबल ना हो। स्केलेबल ना हो। हाँ जी। तो ये 2 चीज़ें जो है मैं लोगों को बोलता हूँ कि इस पैमाने पे जो चीज़ उतरती है वो बेचना शुरू कर। अच्छा, मैंने पहली बात तो हमेशा यानी गुड है, जिसमें लो कंपटीशन हो, मोस्टली लोग ना बेचते हो, उस पर गैप हो, लेकिन स्केलेबल ना हो, ये हमने जो सीखा था इसकी उल्ट है। हाँ तो जी, लाजमी इसकी कोई रीज़न होगी। हाँ जी। देखिए, बात यह है कि जो चीज़ जितनी स्केलेबल होती है उसके अंदर थ्रेट उतना ज़्यादा होता है। आप कोई भी आज चीज़ स्टार्ट करते हैं, अगर वो स्केलेबल है, द वेरी सेकेंड मोमेंट चाइनीज आर योर कंपेटिटर एंड यू कैन नॉट बीट चाइनीज, राइट? सो इफ somebody or anybody, even anybody in Pakistan, ठीक है जी, willing to start anything in Pakistan or in anywhere in the world, आप याद रखिएगा कि हम फिर भी गरीब हैं। आज अगर जरदारी साहब भी या नवाज शरीफ साहब भी या मलिक रियाज साहब भी अगर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी चाइनीज़ के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। सो हर वो चीज़, प्रोडक्ट या सर्विस जो स्केलेबल होगी, आप याद रखिएगा, जैसे ही वो स्केलेबल होगी आप नज़र में आएंगे, और जब आप नज़र में आएंगे तो चाइनीज़ आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो 2 छोटे छोटे से पैमाने रख लीजिए, एक चीज़ स्केलेबल ना हो, नंबर 2 माइक्रो नीश हो, जो कोई नहीं बेच रहा या थोड़े लोग बेच रहे हैं, या एक महदूद मंडी की डिमांड है, आप उसको बेचिए। मैं पिछले समझ लीजिए कि 2007 के अंदर मैंने अपना पहला ई कॉमर्स स्टार्टअप लॉन्च किया था, और आज शायद इसको मेरा ख्याल है कि 20 साल होने वाले हैं। 20 साल के पास पहुँच। ठीक है जी, 22 साल मुझे वैसे जो है इस 22-24 साल हो चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आए, और यूरोपियन और अमेरिकन कनेडियन मंडियों में काम करते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी यंग जनरेशन ये एक फार्मूला समझ जाए तो आपकी कामयाबी जो है ना वो यकीनी हो जाएगी।
कम कंपटीशन हो जाएगा और मुनाफा ज़्यादा होगा और आपका वो जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ लॉन्ग होगी। मेरी बस पहली ख्वाहिश है कि आज हम मिलकर जो पॉडकास्ट करें ना, इसके नीचे हमारी कौम के लोगों ने हमें रज के गालियाँ भी देनी हैं, तो हम वो गालियाँ भी शेयर करते रहें और साथ भी बैठ के सुकून से सोचें बेवकूफ़ों क्यों नहीं सीखते। उसकी वजह ये है, यहाँ पे यकीन कीजिएगा ये आप भी और मैं भी और कुछ और भी हमारे दोस्त शायद उस जगह पे उस पत्थर से टकरा रहे हैं जिसने टूटना नहीं है। हमारे पास देखें कई लोग ये सीखते हैं ना, माल बनाते हैं, ज़िंदगी चेंज करते हैं अपनी, लेकिन बाकी अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, उनके अंदर ये सारी ना मज़ाहमत है इसके ख़िलाफ़। वो आसानी से कहते हैं स्कैम। वो चाहते हैं कि मुझे कोई बंदा ना यहाँ से पकड़ कर अमीर बनाने तक मेरे साथ हो, बस जैसे ही पैसा मेरे हाथ में आए फिर तू कौन तो मैं कौन हो लाजमी। ये लोग जो इस तरह का रवैया रखते हैं, पहले ये बताइएगा इनको हम क्या बताएं, कैसे समझाएं कि खुदारा ये काम करो। अच्छा शहजाद, पहली बात यह है इन्हें बताने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अक्सरियत जाहिलों की है, ठीक है। और एक जगह अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाते हैं कि ये नबी क्या अपने आप को हल्कान कर लोगे अगर ये लोग हिदायत पे ना आएंगे। तो दो चीज़ें हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर किसी को बदलने के लिए वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, मैं किसी को समझाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने लिए। मैं आप समझ लीजिए खुदगर्ज इंसान। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वीडियो बनाता हूँ कि मुझे हुक्म आज़ा। मैंने ये देखा कि मेरी जो ये फ़लसफ़ा है इससे मेरी ज़िंदगी बदली, मेरे इर्द गिर्द जो उन लोगों ने दोस्तों ने इस पे अमल किया उनकी ज़िंदगी बदली। तो मेरे पे ये लाजम और मलजूम है कि जो हक मेरे पे उतरा मैं वो लोगों को बताऊं, क्योंकि ये इल्म नाफ़े है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए चरिंद परिंद हत्ता कि चींटियाँ भी दुआ करेंगी अगर तुम अल्लाह की मखलूक को इल्म नाफ़े बांटना शुरू कर दोगे। तो भाई मेरी तो दौड़ सिर्फ अपने तक है। मैंने जिसने नहीं समझना ना मुझे कोई स्कैमर बुलाए, मुझे कोई फ्रॉडिया बुलाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत गुड, बहुत गुड। ये वाकई ठीक है। जिसको हीरे का पता होगा ना तो वो उसको कहेगा ठीक है ये कदर वाली चीज़ है, मैं संभालूं या फिर मैं इससे फ़ायदा लूं, और बाकी शायद लोग से ना शायद समझ के छोड़ देंगे। हाँ जी, मैंने जिनके साथ ज़िंदगी के कई साल समझाया बताया, ठीक है, थोड़ी सी उनसे कोताही बरती तो उन्होंने इतनी गालियाँ दी। और ऐसे भी लोग मिलते हैं कि सियालकोट के अंदर मैं गया, एक बेकरी के सामने खड़ा हुआ, लिटरली शहजाद भाई आके उस शख्स ने मेरे पाँव को हाथ लगा दिया। मैंने कहा भाई आप कौन हैं, मैं नहीं जानता आपको, आप क्या कर रहे हो। कहने लगा सर जी कोरोना के अंदर ना मुझे मेरी फैक्ट्री वालों ने निकाल दिया। ठीक है, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने अपना .com शॉपिफाई पे स्टोर लॉन्च किया, अमेरिका में लॉन्च किया। सर ये देखिए $1 लाख सेल है महीने की। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आप ये देखिए कि फ़र्क नहीं पड़ता कि सैकड़ों हज़ारों लोग अगर मुझे गाली भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देते लोग, जो चंद लोग हैं जो देते हैं तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक काफ़ी देते हैं आप में से ज़्यादा पॉपुलर होंगे। नहीं ज़्यादा, हाँ जी, जो जितना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ना, देखिए तानाज़नी तो अल्लाह के रसूल पे भी होती थी, तो हम किस बाकी मुलीश साहब। बिल्कुल। तो देखिए जब आपको ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, एक शख्स आता है और आगे कहता है कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है, तो आप ये देखिए कि वो मुझे यहाँ पर फरमाने रसूल फिर याद आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि अली तुम्हारी बख्शिश के लिए ना किसी एक शख्स का हिदायत पे आ जाना काफ़ी है। तो आप मतलब कभी मेरा ना बदले ना बस एक बंदा कानूनी कुदरत के खिलाफ ये एक बंदा। यस। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपना काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ना ये जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं शहजाद साहब, शुरू में मुझे बड़ा डिस्टर्ब करते, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि यार बड़ा ही ना शुक्र है तू, बड़ा ही ना शुक्र है तू कि तेरी एक वीडियो है जो चढ़ी 2000 बंदों ने या 3000 बंदों ने उसको शेयर किया। हाँ,
5,000 बंदों ने उसको लाइक दिया, लव दिया। यार ये 15 लोगों ने तुझे गाली दी और तू नाशुक्री कर रहा है? वही नाशुक्री कर रहा है। ये 2,000 बंदे किसी की वीडियो शेयर करने का मतलब शहजाद साहब ये है कि उस शख्स ने आपको अपने घर में जगह दे दी। जिस शख्स ने आपको अपने घर में जगह दे दी उसने आपको अपने दिल में जगह दे दी। आप इमेजिन कीजिए उन 2,000 बंदों का शुक्रिया अदा करने की बजाय हम कैसे कम बख्त हैं कि वो 15 लोग जिन्होंने हमें गाली दी हम उनके पीछे पड़े जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है। सवाल ये है कि माशाल्लाह आपके बेशुमार शागिर्द हैं जिन्होंने सीखा, इस पे नाकाम भी लाजमी होंगे लेकिन बेशुमार लोग कामयाब भी होंगे। ये उसी क्लास में बैठे लोग जानते हैं कि मेरे साथ बैठा दूसरा बंदा कामयाब हो चुका है, उसे ये पता है ये ट्रेनिंग वाला सिस्टम काम कर रहा है। क्या आपको कभी लगता नहीं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? हम जो उस्ताद जो ये टेक्निकल चीज़ें जो बिज़नेस करने के गुर सिखा रहे थे, इनके पास नाकामी के चांसेस कम है, कम लोग नाकाम होते हैं। जो रवायती हमारी तालीमी इदारे और बाकी सारी जगह थी वहाँ पे ज़्यादा ताज़ीम मिलती है। तो मुझे कई बार लगा कि पाकिस्तान में ना अच्छा काम करने का बदल नहीं मिलेगा, अच्छी बातें करने का मिलेगा। तो मैंने कई बार सोचा यार किसी यूनिवर्सिटी में बंदा पढ़ाई ले। ये तो कभी लगता है नाइंसाफ़ी है कि आपने चेंज भी किया है। पहली बात तो ये शहजाद साहब कि वो तालीमी इदारे नहीं है, वो ग़ुलाम पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ। ठीक है, ठीक है, जिनके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से पैसे देते हो। ठीक है, हर माँ बाप जो हैं ख़ास तौर पे औरतें घरों की, और वो औरतें हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई कारोबार नहीं किया, किसी शख्स से लेन देन नहीं किया, मार्केट को नहीं जानती, क्या बिकता है, किसकी डिमांड है नहीं मालूम, लेकिन अपने क्योंकि एक बच्चा उसने वो पैदा किया है तो वो हक समझती है कि मुझे इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का हक है। और क्योंकि मेरी बहन का बेटा जो है वो उस कॉलेज में गया है, उस यूनिवर्सिटी में गया है, बीकन उसमें गया है या किसी XYZ कॉलेज में गया है, मैंने अपना बेटा जो है उससे अच्छे कॉलेज में या उसमें डालना है। और वो अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चे के मुस्तकबिल का जो है सत्यानाश कर देती है। अच्छा, ये नहीं सोचते कि वो डिग्री ना करने से ना कटती है, लेकिन अगर ये कल को फील्ड में सही तरह से एडजस्ट ना कर सका या अच्छे पैसे ना कमा सका तो नाक तो तब कटेगी असल में। ये किसने देखा है? तो हमारा जो ये गुलाम इब्ने गुलाम पैदा करने का निज़ाम है ना, ये हमने तो इसको ठोक दिया है। मैं तो इसको क्रेडिट समझता हूँ कि आज से 4 साल पहले मुझे और आज़ाद को इस पर बड़ी गालियाँ पड़ती थी। आज हमें कोई गाली नहीं निकालता। आज लोग कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव कहाँ है। आज देखिए ये लाहौर का एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है उसने पूरे लाहौर में बोर्ड लगा दी जस्ट स्किल्स, जस्ट स्किल्स। तो ये वो इदारे जो 4-4 साल की बेसिकली डिग्रियां बेचते थे। ठीक है, इनके पास जो बच्चे जाते थे इनके सरों के ऊपर वो इन्हें डोले शाह के चूहे बनाते थे, चूहे या चूहियाँ। ठीक है, जो ना इस मुल्क के लिए किसी काम के, ना अपने लिए किसी काम के, ना इकॉनमी के लिए किसी काम के। तो उन्होंने भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, अब डिग्री जो है ये नहीं बिकने वाली, तो अभी हमें क्या करना है, स्किल्स की तरफ आना है। और यही इस मुल्क की डिमांड है, जहाँ पर 60-65% यंग हो, यूथ हो और वो अनस्किल्ड हो। मुझे आप बताइए, जिस कौम को वाशरूम इस्तेमाल ना करता हो कि माज़रत के साथ हगना कैसे है, मुझे शहजाद साहब ये बताइए, ना उसको स्कूल में बताया गया ना कॉलेज में बताया गया। आप आज पाकिस्तान का कोई पब्लिक वाशरूम, कोई टॉयलेट जो है जाके देख लीजिए, वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। आप अगर ये बेसिक स्किल या ये एजुकेशन नहीं दे सके कौम को, तो आपकी डिग्रीज जो हैं उसके ऊपर कौम का हर साल जो अरबों नहीं खरबों रुपया लग जाता है, इसका कौन जवाब देगा? हम लोगों ने आगे जब अवेयरनेस दी है ना शहजाद साहब, मेरे साथ क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, पेड लोग भर्ती किए गए खिलाफ। हाँ जी, ताकि आपको बताया जाए कि नहीं ये स्किल्स भी बेकार हैं, इनका करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों सर? आप जिसके धंधे पे लात मारेंगे, मैंने अक्सर देखा कि मेरी वीडियोस की रीच से आके मुझे गाली कौन दे रहा है, मैं जाके कभी कभार उसकी प्रोफाइल देखता हूँ तो पता चलता है बेचारा प्रोफेसर है, लेक्चरर है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो वही बेचारे आप देखिए जिसकी आपने पेट पे लात मारी, अब उससे गाली खाने का तो आप हक ना छीने ना।
उसको रहने दें, हाँ, उसको गाली निकालने दें। ये ठीक बात है। हाँ, वैसे मेरे एक्सपीरियंस में एक बात नहीं है जो पिछले 4 साल से है। हमारा एक कोर्स है GBOB कोर्स, जिससे मुझे शोहरत मिली, वो मशहूर हुआ। तो इस कोर्स के वीडियोस बनाई थी मैंने यूट्यूब पे, 3 बार ये कोर्स रिकॉर्ड किया, चौथी बार रिकॉर्डिंग जा रही है। 50,000 पाकिस्तानी लोगों ने लिटरली इसको दूर बैठे बैठे खुद सीख के पैसे कमाना शुरू कर दिए, और इन लोगों का हमसे राब्ता नहीं था। इनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जिनकी तालीम कम है, एक पहली बात। दूसरी बात एक और मज़े की है, हमारे पास यहाँ पे ना हमारे इदारे में लोग आके कोर्सेज करते हैं। यहाँ पे जो लोग मुझसे मीटिंग करते हैं 4 से 6 में, कुछ मिल के मशावरत करना चाहते हैं। मैं उनकी तालीम पूछता हूँ, जिसकी तालीम ज़्यादा होती है उसके कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं। हमारी क्लासेस के अंदर ना जिनकी तालीम इंटर है ना, मोस्टली वो लोग कामयाब होते हैं जिसकी ग्रेजुएशन है या स्पेशली उसने साइंस पढ़ी हो। यकीन कीजिएगा फेल होते हैं। और इससे मुझे एक चीज़ ज़हन में आती है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने या कॉलेजेस ने एक काम लाजमी, सर्टिफाइड मंकी बनाया है। यस, उन्होंने कहीं दिमाग इनका खाली है। सर्टिफाइड मंकी, Yes. टोपियां बनाई हैं हाँ जी। कि कोई क्रिएटिव बात अंदर ना घुस जाए। मेरे परदादा ने ए फॉर एप्पल पढ़ा, मेरे प्यो ने भी ए फॉर एप्पल पढ़ा, या मैं भी ए फॉर एप्पल पढ़ा, तो मेरी नस्ल को भी ये पूरे प्लान के तहत जो है ना हमें जो है वो कुएं का मेंढक बनाया गया। और जब आप ए की बात करते हो, आके आप यहाँ पर बैठ के अमेरिका में कारोबार करने की बात करते हो, आप फ्रीलांसिंग की बात करते हो, आप डॉलर्स कमाने की बात करते हो, तो इनकी खोपड़ी में घुसती नहीं बात। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये टाइम जो है, ये हीरा ये ख़त्म हो चुका है। अब ये रजिस्ट नहीं कर पा रहे ये यूनिवर्सिटीज़ वाले, कॉलेजेस वाले, इसीलिए जस्ट स्किल्स के बोर्ड्स लगा रहे हैं। तो अगेन मैं समझता हूँ कि हमें हुक्म अज़ा, मैं ही समझता हूँ, अगर मतलब आप ये देखिए, मैं ये कहता हूँ आज मुस्लिम उम्मा जिस हाल में है ना, हमारा अपना तो कसूर है ही है, लेकिन ये जो कलोनियल दौर चल रहा है ब्रिटिश का और उसके बाद अमेरिकन का, ये उसका शाखसाना है। उन्होंने अपने यहाँ पर एजेंट बैठा रखे हैं अफ्रीका से लेके पाकिस्तान जैसे हर मुल्कों के अंदर, जहाँ पर वो उन्हें नवाजते हैं और वो हमारी इकॉनमीज जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए, हेल्थ के सिस्टम के ज़रिए। तो आज मैं ये समझता हूँ ये जो ई कॉमर्स है ना और फ्री लांसिंग है, दिस इज़ द ओनली पॉसिबल वे आउट। आप यहाँ बैठे, आप अमेरिका में किसी भी शहर में आप कोई स्टोर खोलें, उधर से किसी ग्राहक से पैसे लें और पैसे पाकिस्तान लेके आएँ, तो आप क्या कर रहे हैं? नेकी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लिए नेकी है, और अगर उनसे देखा जाए तो दुश्मनी भी है। तो खैर मैं दुश्मनी वाले जो है समझता हूँ उस फ़लसफ़े पे तो शायद मैं नहीं यकीन रखता। मैं समझता हूँ ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और दुनिया के अंदर आज हम ग्लोबल सिटीज़न हैं, और बस एक ही सच है, और वो सच है शहजाद साहब, इकॉनमी। क्यों? कि मेरे नबी ने फरमा दिया, उन्होंने फरमाया कि इंतहाई गुर्बत से पनाह मांगो तो ये तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाती है। ये ना फिनलैंड जो कंट्री है ना, तो इसके पास जो फ़ौज है ये हफ्ते में 2 छुट्टियाँ करती है, वाह, इसकी फ़ौज। और फ़ौज भी शायद चंद हज़ार है, शायद 2-3-4 हज़ार। फिनलैंड के अंदर बनता था पहले कभी नोकिया फ़ोन भी ना, आप यकीन जानेगा उसकी इकॉनमी चेक करें हमसे बड़ी तगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में एक एटॉमिक पावर उस पर हमला करके उसका पैसा छीन नहीं सकता। वजह उसकी ये है कि जिसके पास पैसा है वो तो हमारे जैसे जिनके पास असला होगा या ताकतें होंगी उनको बाय भी कर लेता है, नहीं तो उतार कर ले लेता है। तो क्या बिके नहीं पड़े बैठे हम? यस, नहीं इससे ज़्यादा ज़लालत नहीं, सच देखिए माज़रत, इससे ज़्यादा ज़लालत कोई हो सकती है कि वो एक थर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन IMF की एक सेक्रेटरी बोलती है कि मुझे मीटिंग में बोलती है ऑन रिकॉर्ड कि मुझे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर ये शख्स वजारत ख़जाना का ये शख्स नज़र ना आए। जी जनाब, मैं असद उमर साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि असद उमर साहब ने हिम्मत करके IMF के साथ आर्ग्यू किया। तो आपको पता है हमने अगली मीटिंग में क्या किया? उनको फ़र्क कर ने फ़र्क कर दिया। तो गुलाम क्या करते हैं? बातें मानते हैं उनकी। तो सर इससे ज़्यादा जलालत क्या हो सकती है? चलिए बात शुरू करते हैं ई कॉमर्स की। तो इसमें सबसे पहले डोमेस्टिक ई कॉमर्स में कितना पोटेंशियल है, और अगर बाहर हम काम करेंगे तो क्या पोटेंशियल है? हाँ शहजाद साहब, आहें निकलती है, समुंदर है, एक ऐसा समुंदर कि जिसके अंदर सोने जवाहरात हीरे पड़े हुए हैं, ठीक है, और लेने वाला कोई नहीं।
आया डोमेस्टिक क्या, आया इंटरनेशनल क्या। डोमेस्टिक तो मुझे लगी पड़ी हैं जी। मतलब आप ये समझ लीजिए इतना लंगर है, इतना लंगर है, लंगर लेने वाले कोई नहीं। दुनिया भर में सबसे लोएस्ट कास्ट एड्स लाने की पाकिस्तान में है। आया क्या गूगल पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या इवन आप टिकटॉक पे भी चला सकते हो, ठीक है। अगर इतनी सस्ती ऐड यहाँ पर चल रही है, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, ठीक है, और उसके बाद भी हम ना करें तो क्या वजह है? कुफरान निमत है। क्या चीज़? कुफरान निमत है। मैं समझता हूँ कुफरान नेमत तो है ही है, लेकिन लोग ही नहीं है जिन्हें काम आता हो। क्योंकि पूरी कौम को तो डिग्री लेनी है, डिग्री दिखा के रिश्ता लेना है खाला या पप्पो की बेटी से, और उसके बाद नौकरी, और उसके बाद नौकरी करनी है, और नौकरी करने जोगे भी नहीं। हाँ जी, अगर सरकारी हो जिसपे हाँ जी कम ना करना पे तो क्या बात है। हाँ, वाह वाह वाह, यानी गवर्नमेंट के हमने जवाई बनना है। तो पूरा बस मुल्क जो है वो पता नहीं कौन लोग चला रहे हैं। पाकिस्तान में जो रिसेंट जो स्टडीज़ हैं कहते हैं जी $5 अरब की डोमेस्टिक ट्रेड है। हमारे पास ना पिछले एक पॉडकास्ट में खातून थी, आप उनसे बात करके देखिएगा तो आपको लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती। यानी पाकिस्तान में छोटा मोटा काम भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह चल जाएगा। ये खातून ना 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक सेल्स कर रही हैं, और सिर्फ फेसबुक के पेज से। माय गॉड। अब उन्होंने कोई भी अपनी साइडें बनाना चाहती हैं, बाकी काम नहीं किए फ़िलहाल, लेकिन सिर्फ पेज के ऊपर ये कपड़े वगैरह ज्वेलरी सेल करके कमा रही हैं। अब इस तरह की इकॉनमी वाली जो जहाँ पे यानी कि चांसेस है, हमने तो खुद उसे पुश नहीं किया, हम चाहते नहीं थे, हमारे दिमाग वैसे बने पड़े हैं। यहाँ पे क्या कोई शख्स ये नहीं कर सकता यहाँ शालम मार्केट से चीज़ें ले, सिर्फ फेसबुक पेज बना के और चंद एड्स चला कर पैसे कमा ले? बिल्कुल कर सकते, कितना आसान था। बिल्कुल कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे, भाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसकी रीज़न है क्योंकि उसके घर में कोई एक बंदा ना दुबई में या अमेरिका में जलील हो रहा है। वो वहाँ पर ये सत्यानाश ने सारे का सारा किया हुआ ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। मेरा बस चले तो इन सब लोगों को ना फंटा लगाऊं, क्योंकि ये बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर 12 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, पीछे इतने पैसे भेज देते हैं कि एक भाई गया वह 8 दे 8 वेले, तुम लोग मनूसा कुछ करो नहीं वड्डे भाई बाहर होंगे ना। अच्छा, अगर आपको उस्मान भाई की बातें पसंद आ रही हैं और आप सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। हम उस्मान भाई और उस्मान भाई की तरह के और हमारे कई भाई जो कि यहाँ पे लोगों को अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं और बिल्कुल मुफ्त में, ऐसे दोस्त हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट में आएंगे, आप इनसे इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। यार ये कब तक हमारी ये सबसे ज़्यादा ना मैं कहता हूँ बैन कर देना चाहिए। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना, पाकिस्तान में कोई पैसे भेजे, ठीक है, अपने मियाँ भी अपने बच्चों को भेज दें, अपने घर में भेज दें, लेकिन भाइयों के बच्चों को, रिश्तेदारों को उधर काम कर रहे हैं 18 घंटे, यहाँ पर जो है वो अगर घर में उनके चले जाए तो बच्चे जवान हैं 20-20 सालों के, 25-25 सालों के, बेटा आप क्या करते हो? मैंने अमेरिका जाना है, मैंने यूरोप जाना है। मैंने पूछा बेटा करते क्या हो यहाँ पे? मैं जी वीज़े का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओ भाई करते क्या हो? वीज़े का इंतज़ार कर। और अगली बात भी पूछे इनसे कि वहाँ जा क्या करोगे? कोई स्किल उसने कहना जी वो करूँगा जो यहाँ नहीं करता मजदूरी, नहीं वहाँ कर लेगा, तो सब कुछ कर लूँगा। हाँ। ऐसा आपको आंसर देंगे सब कुछ कर लूँगा। भाई ये किस किस्म का फ़लसफ़ा है, ये किस किस्म की तालीम है, ये किस किस्म की हमारी ज़िंदगी के बारे में अप्रोचेज़ हैं, मेरी समझ से बाहर है। और ये हम लोगों ने एक बाकायदा, मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये पूरे का पूरा ये एक जो हमने ये जो कौम बनाई है, ये सारी की सारी जो है ना, ये हमने जो प्लेयर है ना, ये उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। वो प्लेयर जो हम लोगों ने अयूब दौर के अंदर, और वो जो मैं समझता हूँ सारी बीमारियों की माँ ज़ियाद दौर के अंदर हम लोगों ने जो भीख के डॉलर्स लिए और अपनी आवाम को आसाइशें प्रोवाइड की, उनकी काबिलियत से ज़्यादा, ठीक है, मैं ये समझता हूँ आज हम उसको प्राइस को पे बैक करेंगे और पाकिस्तान के हालात आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त होंगे। आप देखिए यहाँ पाकिस्तान में ना जो खैराती इदारे होंगे ना, उनको ज़्यादा तज़ीम मिलती है बनिस्बत किसी बिज़नेस के। बिज़नेस नौकरियाँ दे रहे हैं यहाँ पे, उसको कोई तज़ीम नहीं, उसे कहते हैं चोर है, चोरी की होगी, टैक्स चोरी की होगी, लोगों का हक मारा होगा, ये कहते हैं, लेकिन खैराती इदारों की तज़ीम करते हैं। तो जो कौम जिनके हीरोज़ खैराती इदारे वाले होंगे ना, वो ना कुछ चाहते हैं कि वैसे ही ज़रा पैसे आ जाएँ, हमें कमाना ना पड़े। मैं शहजाद साहब आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि
खुलफा राशिदीन के सारे अदवार के अंदर मुझे आप बताइएगा कितने खैराती इदारे थे? खैराती इदारा कोई नहीं था, बस हुकूमत खुद जो थी, हुकूमत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की। यस, और दूसरी बात जो लोग लेने वाले थे खैराती वाली, वो खुद फैसला करते थे मुझे लागू होती है कि नहीं, मैं लूँ कि ना, अखलाक हुकूमत फैसला करती है। यस। तो हम लोगों ने, आप ये देखिए कि जब हम लोगों ने इतने सारे खैराती इदारे खोल लिए हैं तो खैरात जो है वो जो मुस्तहक है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। मैंने सारी ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक भिखारी को भीख नहीं दी। अक्सर लोग मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ ना, मैं नहीं भीख देता, तो अम्मा कभी साथ हो ना, नहीं दे देना है नो, मैं अम्मा दे हाथ पैर सारे सलामत रहे, हट्टी कट्टी है या कट्टा है, क्यों पैसे दे दूँ इसको, ये काम की नहीं वो अल्लाह के नाते मांग रहे आके। मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोग मांगते थे, सारी उम्र भीख नहीं दी, क्यों नहीं दी? जब भी जहाँ पर भी देखा वाक़या पड़ा, भूखे से भूखा शख्स आया और उसको भी क्या भेजा, बाज़ार का रास्ता दिखाया कि बाज़ार जा, ये खजूरें ले जा, ये जाके बेच, ये नहीं कि खजूरें इकट्ठी करके कहा जाओ भूखे घर जाके खा लो। तो वो कौम जो कलमे की बुनियाद के ऊपर आज़ाद हुई, जिसने कहा कि जो है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ भाई ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया है कि जिसके अंदर बेसिकली ये मैं समझता हूँ इस्लामिया जमहूरी की बजाय हम लोग बकारिस्तान है। लेकिन गतागरी जुर्म है, हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें करनी नहीं चाहिए, गतागरी जुर्म है, ये पेश है। रखा ना, देखिए सफ़ेद पोश होंगे, फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में एक वैसे कल्चर है, यहाँ पे जो सफ़ेद पोश है तो मोस्टली लोग उनके साथ कुछ तामुल करते हैं, पाकिस्तान के लोग ये अच्छे हैं। लेकिन देखें जो गदागरी पेशा है ये तो जुर्म था, क्यों ये लोग तंग करते हैं? क्या हमें, ताकि हम उसके आदी हों। कि हमारी हुकूमतें भी बेकारी थी ना। हाँ जी वो भी ऊपर से अमेरिका से मांगते थे, कभी अरब से मांग लिया, कभी अरबियों से मांग लिया, कभी चाइना से मांग लिया। देखिए बात मैं यहाँ मांगने नहीं आया लेकिन मांगते सब है। उस्मान भाई, जो पाकिस्तान में बैठे लोग बार स्टोर शुरू करते हैं, बार कौन कौन से ऐसे मसाइल दरपेश हैं जो उनको यहाँ से ऑपरेट करने में फेस करने पड़ते हैं, और दूसरा ये नीश रिसर्च कैसे करें? अच्छा देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है आपका शहजाद भाई। पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं ना, इनका सबसे बड़ा मसला इनका माइंडसेट है, और उस माइंडसेट के अंदर सबसे बड़ा मसला झूठ। ये एग्जिस्ट नहीं करता उस मंडी के अंदर। आप यहाँ पर, मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ। मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके भाई ना अक्सर अमेरिका जाया करते थे, तो मैंने उनसे कहा यार ये उसने कहा जी मेरे भाई जो है, मैंने कहा वो जाते हैं तो लैपटॉप और कैमरा वगैरह जो है साथ लेके नहीं जाते। तो कहने लगा नहीं उस्मान भाई, वो अपना लैपटॉप और कैमरा साथ नहीं लेके जाते, वो जब भी अमेरिका जाते हैं स्टोर से कैमरा और लैपटॉप ले लेते हैं, उनका 1 महीने का विज़िट होता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वापस आते हुए वो वापस करते हैं और पैसे लेके वापस आ जाते हैं। शूट भी हमारा हो जाता है, काम भी कर लेते हैं और पैसे भी सारे के सारे जेब में। अच्छा, मुझे तब तो समझ ना आया कि यार ये कौन सी साइंस है, लेकिन जब बाद में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ा, पता चला इंटरनेशनल मंडियों का, तो देखा कि भाई वो जो लोग हैं जिन्हें हम अहले यहूद बोलते हैं, वो 30 डेज़ नो क्वेश्चन आस्क्ड वारंटी देते हैं। रिफंड पॉलिसी है। आपने लैपटॉप लिया, कैमरा लिया, आप उनके पास लेके गए, ठीक है, लेके गए, वापस किया, उन्होंने सवाल नहीं पूछना। चाहे आपसे इतना कहें मेरा दिन बदल गया, नहीं, आप सिंपल पूछेंगे कि क्या कोई फॉल्ट तो नहीं था जिसकी वजह से आप रिटर्न कर रहे हैं, या आप बता दीजिए कि इस प्रोडक्ट में कोई इशू था। आप कहेंगे नहीं मैं चेंज करना चाह रहा हूँ या नई रीज़न बताना चाह रहा, तो आपको कहेंगे ठीक है जी आप ये बता रिफंड ले लें। सर ये वो डिफरेंस है। आप पूछते हैं ना क्या सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है, पाकिस्तानियों को यही समझ नहीं आता कि अपनी बेची हुई चीज़ वापस कैसे लें। मुझे कई बार लगता है कि अगर कारबार सीखना हो ना, तो हमें यकीन करें यहूदियों से सीखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में हम शायद बात ना कर सकें। मेरे ख्याल में अगर किसी दुश्मन से भी इंसान सीखना चाहे, सीख सकता है। अच्छी चीज़ किसी की भी होगी ले लें, एटलीस्ट वो कारबार के अंदर ना ज़्यादा कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड की हमारी निस्बत। एक बात मैंने कभी सुनी थी तो मुझे वैसे ना बड़ी हंसी आई। कहते हैं बाहर जाकर देखिए कि आप कहेंगे दूध में मिलावट ना हो कहीं, भाई दूध खालिस है, उन्होंने कहना कि मिलावट भी होती है, और हमें पता है कि खालिस दूध भी होता है। यानी देखिए इस्लाम के नाम पे हम यानी यहाँ जी रहे हैं, मुसलमान हैं,
हमारी इस्लामी गैरत जिस दिन कोई छेड़ देगा ना, हम उसे बताएंगे तुम्हें पता नहीं हम कौन है, हम मुसलमान हैं। तो जिंदा जलाते यस, लेकिन अगर कहेंगे तो झूठ फ्रॉड सब कुछ हम में इतना कुछ भरा पड़ा है। ये हम बाहर जब जाएंगे तो क्या बताते हैं? ऐसा नहीं था उस्ताद, ऐसा नहीं, ये पहले नहीं था। आज से 30 साल पहले नहीं थे। हमें देखिए, एक हमें फ़लसफ़ा जब भी पाकिस्तान के अंदर, या हम लोग, मैं अमूमी तौर पर नेगेटिव बात नहीं करता अपने लोगों के बारे में, लेकिन याद रखिए वॉर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है शुदार नहीं है। जब कोई नेशन, कोई कबीला या कोई इंसान वार की सिचुएशन में होता है तो आपका जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका माइंड आपको सिखाता है वो है सर्वाइवल, और सर्वाइवल के अंदर इखलाक नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, तो पाकिस्तानियों को पिछले 30 सालों के अंदर हमें सर्वाइवल मोड में डाल दिया गया है, और वार साइकोलॉजी और सर्वाइवल मोड ये कहता है कि जब आप इसके अंदर हो तो फिर आपने सर्वाइव करना है। यानी इन शॉर्ट जैसे कहते हैं जंग के अंदर ना अखलाकी म्यार और होते हैं, हाँ। तो हम उन म्यार पे हैं फिलहाल। हाँ जी, तो वो उस सूरत के अंदर आपको ये देखना है कि सर्वाइवल आपने कैसे सर्वाइव करना है, आपकी नस्ल ने कैसे सर्वाइव करना है। तो उसके लिए फिर आप झूठ बोलेंगे, मिलावट करेंगे, धोखाधड़ी देंगे, फ्रॉड करेंगे। आपने क्योंकि सर्वाइव करना है और अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी इतनी प्रॉपर्टी बिल्ड करनी है कि वो भी सर्वाइव कर सके। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी दे दें, सिर्फ स्टेबिलिटी इस मुल्क को दे दें, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग अगर कहीं पर पाए जाते हैं, सबसे जीनियस लोग कहीं पर पाए जाते हैं, तो ये वो खित्ता अर्ज़ है। ये अच्छा, अगर किसी बंदे ने बाहर अब अपना शॉपिंग वाला कोई स्टोर लॉन्च करना है, तो उसके लिए कौन कौन से टेक्निकल मसाइल होंगे, फाइनेंशियल मसाइल होंगे जो फेस करने पड़ेंगे? देखिए, अगेन अगर हम लोग इस माइंड सेट की गेम से बाहर निकलें, तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कुछ भी हो जाए आप झूठ मत बोलिए। ठीक ठीक है, कुछ भी हो जाए, मतलब आपकी डिलीवरी नहीं कर पाए ना, तो आप साफ बोल दें कि यार डिले हो गया, कोई रीज़न हो गई। झूठे ये ना खाएं जी सैलाब आ गया है, मुल्क तबाह हो गया है, मुल्क में मार्शल लॉ लग गई है। नहीं, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें। मैंने ये देखा है, मेरे 15 से ज़्यादा मेरी वेबसाइट्स हैं, मेरी सारी कस्टमर सपोर्ट को एक ही इंस्ट्रक्शंस हैं, और जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा समझे गुस्सा करता हूँ अगर कहीं पर वायलेट किया जाए, और वो ये है कि झूठ नहीं बोलना। इफ़ द ऑर्डर इज लेट ड्यू टू एनी रीज़न, भाई आपने कहा, अगर पूछा आप बता दें कि भाई हम नहीं बना सके, ट्रांसपेरेंटली। हाँ नहीं बता सके। अब भैया सपोज हमारे पास जो है ओवर बर्डन चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन डिले हुई है, या आपने जो सिचुएशन है आपको बता दें और एंड के ऊपर लिख दें कि सर अगर आप मुतमईन नहीं है, अ रिफंड कैन बी इनिशिएटेड, फुल रिफंड। आप फुल रिफंड, आप एडवांस पैसे लेते हैं सारी वेबसाइटों के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर हम इससे आगे बढ़े ना, तो सबसे बड़ा इशू तो माइंड सेट का है। बाकी आप देखिए 3 दिन लगते हैं आपको यूएसए के अंदर कंपनी खोलने में, ठीक है, तो 3 दिनों के अंदर कोई भी पाकिस्तानी एक ही यूएसए बेस्ड कंपनी का मालिक बन सकता है। आपको 3 से 6 माह लगते हैं अमेरिकन टैक्स होल्डर होने में। ठीक है जी, अमेरिकन टैक्स होल्डर हो जाए आपके पास I-10 आ जाए, शहजाद साहब आपकी साथ ही बैंक हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है। अब मुझे कभी इधर से ऑफर आ रही होती है, आपका $60,000 अप्रूव्ड, $37,000 अप्रूव्ड, $1,25,000 अप्रूव्ड। बैंक मेरा, जिस बैंक में मेरे अकाउंट्स हैं, वो हर हफ्ते मुझे ऑप्शन कर रहे होते हैं कि उस्मान, ठीक है, हैविंग अ हाउस सपोज इज क्वाइट, वो चीप, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बड़े अट्रैक्टिव से सब्जेक्ट बनाए होते हैं कि जो घर लेना ना बड़ा ही आसान है, और आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री चेक करें और ये प्री अप्रूव्ड है। तो कैसे कि मैं एक पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह हैविंग अ ग्रीन पासपोर्ट, ठीक है, बट हैविंग मैनी कंपनीज इन यूएसए, मेरी हिस्ट्री ट्रैक हो रही है। उन्हें पता है यार ये 5 नहीं 8 सालों से वेरी गुड पेइंग कस्टमर, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, हर 30 दिनों बाद पूरा बिल पे करता है, और अगर कहीं रह भी जाए तो कभी आज तक जो है इसका हमें इसकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब नहीं हुई। तो आप ये देखिए कि आज मेरे पास, अगर मैं कलेक्टिवली देखूं सारे बैंकों की अपनी अगर क्रेडिट लिमिट इकट्ठी करूँ तो दैट गोज इनटू मिलियंस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यस सर। तो शहजाद साहब मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको अगर क्रेडिट लिमिट्स मिल जाएं पाकिस्तान में बैठे हुए, क्या करना है आपको? एक I-10 तो लेना, 3 माह में आपको एक I-10 मिल सकता है। एक और बात क्लियर कीजिएगा कि आप वहाँ पे टैक्स पे करते हैं? यस सर, आपको टैक्स पे करना पड़ता है? बिल्कुल करना चाहिए।
नहीं पे करना पड़ता है। आप देखिए, मैं ही समझता हूँ ट्रम्प कहता है मैं नहीं पे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने जो जिन स्टेट्स में किया हुआ है ना, हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा फिलहाल, लेकिन रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। देखिए, आपको एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी शहजाद भाई, टैक्स हमेशा इनकम पे करना पड़ता है, ठीक है? टैक्स हमेशा इनकम पे करना पड़ता है। सेल्स टैक्स अगर है आपका तो आपको देना पड़ता है। हाँ, बल्कि आपका सेल्स टैक्स है ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग अमेरिका में बेच रहे हैं ना, अगर मेरी एक कंपनी न्यूयॉर्क में है तो आई एम हैविंग सेल इन न्यूयॉर्क, तो मुझे उसका सेल्स टैक्स तो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इनकम टैक्स देना है तो भाई मेरी कंपनी की अगर इनकम होगी तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर ना बहुत से बच्चे, यहाँ आपके क्योंकि फॉलोअर्स हैं बताता चलूँ, बहुत से बच्चों ने अपने चाचे, मामे, ताए, कज़न, फ्रेंड का अकाउंट पेपाल का, स्ट्राइप का या उनके नाम से कंपनीज पाकिस्तान के अंदर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनके चाचे, मामे, ताए, फुफ्फे कभी नहीं उनको बताएंगे कि उनके पाकिस्तान में रह के उनके अकाउंट पे बिजनेस करने से उनको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, बल्कि हर वक्त एहसान जताया होता है, यू आर यूजिंग माई पेपॉल, यू आर यूजिंग माई बैंक अकाउंट और यू आर यूजिंग माई स्ट्राइप, इसमें से भी मुझे पैसे दे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पीछे भाई ने, कज़न ने, नवासे ने या किसी ने काम शुरू किया, उनके बिजनेस अकाउंट के ऊपर ट्रांजैक्शंस बढ़ी, तो वो शख्स जो अमेरिका में रहते हुए नौकरी करता था, सारी ज़िंदगी अमेरिका में एक अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसने वो पैसा जो उसके अकाउंट में आना शुरू किया उसको दिखा के अमेरिका से बड़ी अच्छी टर्म्स के अंदर घर ले लिए। तो मैं ये समझता हूँ आप जो सिस्टम ग्रोथ का अमेरिका के अंदर स्मॉल बिजनेसेस के लिए उस कौम ने बिल्ड कर रखा है, मैं ये समझता हूँ दैट्स ब्लेसिंग। अगर आज आप पाकिस्तान के अंदर बात करते हो एनवायरनमेंट फिजिबल नहीं है, गवर्नमेंट साथ नहीं देती, तो किस गधे ने आपको ये मशवरा दे रखा है कि भाई आप यहाँ पर बिजनेस करो? आप उस चले जाओ पर, और आपको फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर बैठो, यूएसए के अंदर कॉरपोरेशन खोलो और सेकेंड फेज़ में आईटिल लो, बैंक अकाउंट्स खोलो, पार्टनरशिप्स करो, तो आपको उधार भी मिलेगा, आपको क्रेडिट लिमिट्स भी मिलेंगी, आपको वो ट्रेंड भी करेंगे। आप स्ट्राइप पे अकाउंट खोलें तो स्ट्राइप के साथ आपको लाइब्रेरी पूरी मिल जाती है, कभी बिजनेस एस्टेब्लिश कैसे करना है, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, बेचना कैसे है। तो मैं ये समझता हूँ ये वो कौमें करती है जो चाहती हैं कि वो दुनिया में कामयाब हो। हम यहाँ पर भिखारियों को प्रमोट करते हैं, उनको नेशनल टीवी के ऊपर ला ला के बताते हैं कि जी इसने इस साल इतनी खालें इकट्ठी कर ली, इसने इतने साल जो है फ्री की एम्बुलेंस चलाई, तो वहाँ पर तो कुछ भी फ्री में नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कोई शख्स वेला नहीं बैठा हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बीमारी है हमारी तरक्की ना करने की, नंबर 1 ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं है और नंबर 2 अपने कार। ठीक है, अमेरिका के अंदर 90% लोग अपने घर नहीं है, और अगर जिनके घर हैं भी उनके सालाना टैक्स इतने बन जाते हैं कि इवन देन उन्हें मरने तक काम करना है। अच्छा, मेरे बारे में ना कई लोग मानते नहीं हैं, मुझे कहते हैं आके ना मिलते हैं जब, तो कहते हैं सर आप तो खाते पीते हैं, सर आप क्या पता, हम किराए पे रहते हैं। आप यकीन जानेंगे उस्मान भाई, मेरी ज़िंदगी की एक भी रात या मेरे बच्चों की या मेरी बीवी की एक भी हमारी रात अपने ज़ाती घर में नहीं गुजरी फ़िलहाल। सुभान अल्लाह। तो और अल्लाह ने घर अता किए, लेकिन हम वहाँ रहे नहीं कभी भी। सर मोमिन तो ऐसे जीता है, आसानी से देखिए, चेंज करना चाहिए, चेंज भी कर सकते थे। दूसरा, इतना बड़ा पैसा वहाँ पे अपने लगाना है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती है। उससे किसी कारोबार के अंदर लगाइए। आप 10, 20, 50 कारोबार खड़े कीजिए। मैंने लोगों को देखा है सारी उम्र परदेश काटा, 12-12 घंटे की नौकरी की, पूरी दुनिया में बिजनेसेस किए और एक बड़ा सा घर बनाया। जैसे ही घर बनाया अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे आप ये देखिए, आपने किसके लिए सारा ये चिल्ला काटा? इसके लिए मैं कहता हूँ कि हम लोग पता, जो स्पेशली मिडिल क्लास है, ये घर बनाने की ख्वाहिश इसलिए करती है कि मैं बनाने के बाद मर जाऊँ। सही बात है। हाँ। जिसने भी घर बनाया था ना, जो वो घर सोच रहा था, जब उस घर बनाने के पास वक्त पहुँचा है, क्योंकि आइडियल घर बनता नहीं है, आप यकीन जानिए कि जब वो पास वक्त पहुँचा, कोई चीज़ उसने बना ली है ना, तो अगले 5 से 10 साल को काउंट कर लीजिए, लगा जाएगा। तो पूरी ज़िंदगी गुजार दी उस घर के चक्कर में। हमने अपने बच्चों को सही तरह वक्त नहीं दे सके, खिला नहीं सके। आप यकीन जानिए हम पता करते क्या हैं, मैंने एक बात सुनी थी मंसूर अली खान की उनके पॉडकास्ट में कि या उनका जो शो चलता है, कहते मैंने कमाया बड़ा पैसा, लेकिन मैंने बड़ा पोर्शन उसका खर्च कर दिया बच्चों पे, और ये एग्जैक्ट काम मैं कर रहा हूँ।
बहुत अच्छा कर मैं करके रहा हूँ, बच्चों को खिलाऊंगा चंगा टका के, उनको पहनाऊंगा जो चीज़ें चाहते हैं, उनको जो चीज़ें चाहिए लाइक गैजेट्स वगैरह वो उनको बचपन से दी है, ये इसकी यूज्ड हों। ये किसी शख्स को सीखना पड़ता है, कहते हैं यार मेरे बच्चे ने फ़ोन आता है, मुझे पता ही नहीं कहीं से इस्तेमाल करना है, इन्हें आगे कंप्यूटर आ जाता है, तो ये इतने यूज्ड हों, इनको सीखना ही ना पड़े। ट्रू। इसके बाद देखें जब उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि वो रोज़ाना सारे काम डिजिटल करते हैं, अब उनको कोई चीज़ अगर लॉन्च करनी पड़ेगी तो वो काफ़ी काम तो पहले कर चुके हैं। डिजिटल दुनिया के अंदर डिजिटल हमें इंजीनियर्स चाहिए हैं, तभी डिजिटल एसेट्स हम लोग बिल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग ओल्ड फ़लसफ़े से, पुराने फ़लसफ़े से हम नए जहान नहीं बात कर सकते। और ये नए जहान बात करने की बात थोड़ी सी मैं हवाला देना चाहूँगा इनोवाटो का। इनोवाटो है ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है। और इसके 7 बड़े ब्रांड्स हैं। इसने ऐलान किया था आज से 10 साल पहले भी कि जो फलां सेल्स तक पर्सन पहुंचेगा, जो इतनी सेल्स यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे करेगा, हम उसको स्पेस का टूर देंगे इनाम में। वाह, ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, कितना माल कमाती होगी जो अपने मुल्क में लेके जा रही है। ऐसे आईटी स्टार्टअप्स हमें चाहिए थे ना करने बड़े। हमारे पास देखें 4th लार्जेस्ट और ज़्यादा बेटर वर्कफोर्स है हमारे पास फ्रीलांसर्स की। हर दुनिया में देखिए नंबर 1 पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में नंबर 1 कंट्री बन चुका है बहरहाल। और इस मैं ही समझता हूँ इस मुल्क में जो भी कोई अच्छा काम करे उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये जो क्रेडिट है मैं ये समझता हूँ ये वो जो लैपटॉप्स दिए गए और वो जो रोज़गार प्रोग्राम शुरू किया गया, ये उसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है फ्रीलांसिंग में नंबर 1 बना। आप यकीन जानेंगे डॉक्टर उमर सैफ साहब मेरे हीरो भी हैं, मेरे हम उम्र हैं, लेकिन कोई बंदा शायद उम्र से छोटा भी हो, वो इतने बड़े काम कर देगा कि आप वो कहेंगे यार क्या क्या कमाल। मैं समझता हूँ कि देखिए ये किसी एक शख्स को हम उसका क्रेडिट नहीं, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि वो एक बंदा विजन लेके आता है और विजन के साथ में बाकी टीम अलाइन करती है, फिर सारी टीम की एफर्ट्स होती हैं। सवाल तो ये था, मैं ना कुछ साल पहले बड़े लेवल पे काम करना चाहते फ्रीलांसिंग पे, उस टाइम पे ना कुछ स्पेस मज़ीद खाली थी, लेकिन तब ये रोज़गार शुरू हो गया। फिर ऐसे और भी कुछ छोटे छोटे नए नाम से प्लान अभी भी खाली है। वैसे अगर आप करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग, नहीं मैं कह तो रहा हूँ अभी भी स्पेस खाली है स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हुआ ये कि इसमें ना कुछ ऐसे नाम से डिफरेंट नेम से ट्रेनिंग शुरू की गई जिनमें उल्टा लोगों को पैसे दिए जाते हैं पढ़ने के वजीफे की मद में। तो चले इनसे एटलीस्ट इंकरेज किया गया थोड़ा यार चल के आओ, अगर तेरे पास पेट्रोल का खर्चा नहीं है आ जाओ। उससे ना थोड़े बहुत हल्के की मूवमेंट शुरू हुई। ये पहले तो ये थी इससे शायद ऐसा हो कि हमारी कौम बदल जाए, लेकिन जिस कौम को दाग लगे थे 70 साल के, उसके दाग धुलने शुरू हुए हैं जस्ट। लेकिन ये गुड स्टार्ट है, बहुत अच्छा स्टार्ट है। अच्छा समझता हूँ ये हमें हुकूमत पाकिस्तान को और जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया उस टीम को मुबारकबाद के, वो मुस्तैक लोग। एक और बात यह है कि जो मैंने आपकी बात से सीखी है, हमें ना हमारे इधर एहसान फरमोशी जो है रज के भरी पड़ी है। यानी मुझे इल्म है कि आप मुमकिन आपकी सियासी नज़रियात कुछ डिफरेंट हो, लेकिन आपका मुखालफ तो बड़ा अजीज़ होता है। दुश्मन भी अगर आपके अच्छा काम करे तो आला ज़रफ़ी ये है आप कहीं यार गुड काम किया इसने, ये आपकी आला ज़रफ़ी की निशानी होती है। उस्मान भाई जो नीश रिसर्च कैसे करें? अच्छा यार मेरा तो सारी ज़िंदगी यही कहते गुजर गई कि माइक्रो नीश या माइक्रो केक्स। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, एक हर वो चीज़ जो स्केलेबल ना हो। ठीक है, हर वो चीज़ जो स्केलेबल ना हो। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर टी शर्ट है ना, टी शर्ट स्केलेबल है? यस, नहीं करनी। शलवार सूट स्केलेबल है? नहीं करनी। ये कोड स्केलेबल है? नहीं करना। ठीक है, लेकिन यहूदियों का कोड स्केलेबल है? यहूदी वाला नहीं है, थोड़े यहूदी हैं। ठीक, उसके बाद क्या पास्टर्स जो हैं, जो पादरी हैं, स्केलेबल है? नहीं है। अच्छा चल, मौलाना फजलुर रहमान की जो पगड़ी है वो स्केलेबल है? एक ख़ास कम्युनिटी है वो पहनती है। तो वो चीज़ जो स्केलेबल हो वो पहली बात आपने नहीं करनी। उसमें बड़े जॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर चाइनीज़ आ जाएंगे, उसके अंदर बड़े इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। तो आप जो है ऐसा स्टार्टअप जैसे ही लॉन्च करोगे तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत शदीद बढ़ जाते हैं। दूसरा जो आपने ये जहन में रखना है कि आप किसी एक मार्केट की छोटे से सेक्ट को, रीजन को, रेस को फोकस करें।
मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है, मैं इसको क्योंकि ये 100% मेरी है, मैं खुल के इसकी मिसाल दे देता हूँ। किल्ट बेचता हूँ मैं, स्कॉटिश किल्ट। अभी ऑलमोस्ट ओवर $1 मिलियन हमारा इसका एक वेबसाइट का रेवेन्यू साल का, ठीक है जी। तो मैं अमेरिका में शूट करवा रहा था, तो मॉडल्स आ रहे थे, पहन रहे थे, जा रहे थे। एक मॉडल ला के कहने लगा ये है क्या? मैंने उसको पंजाबी में कहा, मैंने कहा यार ये गोरों का लाचा है। उसको फिर समझ नहीं आई। मैंने कहा यार ये जो है ना मेल स्कर्ट है। उस कहने लगा उस्मान मैं 20 सालों से ना मॉडलिंग में हूँ, मैंने आज तक ना ये चीज़ कभी किसी मेल को अमेरिका में पहनने नहीं देखी, तू बेचता किसको है? मैंने कहा बेटा अमेरिका में बेचता हूँ, ठीक है, जो अमेरिका में स्कॉटिश हैं या आयरिश हैं उनको बेचता हूँ। और मसला ये है, मुझे आप ये समझिए शहजाद साहब, मुझे $1 मिलियन करने के लिए रोज़ के कितने ऑर्डर चाहिए? मुझे रोज़ के सिर्फ 15 ऑर्डर चाहिए। ये कैलकुलेशन में लोग गलती खा जाते हैं कि आपने देखिए, आपने मुझे 10 से 15 ऑर्डर चाहिए सिर्फ $1 मिलियन साल का करने के लिए, और उसके लिए फिर मैं उसी तरह की मार्केटिंग करता हूँ, वेरी नैरो फोकस्ड। आप देखिए, आप कुछ शर्ट बेचेंगे ना, आप हर जगह ऐड लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हर जगह ऐड लगाने के लिए आपको उतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। लेकिन जो स्कॉटिश हैं उनके कितने ग्रुप्स होंगे फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंटरनेट पे, तो आपको थोड़े रिसोर्सेज के साथ आप बड़ी इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने एक पास्टर सूट्स जो है उनका हम लोगों ने स्टार्टअप लॉन्च किया, और भी एक रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया बी सूट्स का, ठीक है, कि बी सूट्स जो है, जो बी हाइव, जो आप समझ लीजिए कि ये बी हाइव जो है इसका सेटअप लगाते हैं, तो उनको एक सूट पहन के ना तो वो शहद निकालते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए ना वो उसको वो हनी बीज के लिए जो है ना उसके लिए प्रोटेक्टेड सूट होता है। अभी हमने ये स्टार्टअप लॉन्च किया। अब मुझे बताइए दुनिया में कितने बी हाइव के सेटअप होंगे? बड़े कम होंगे, बड़े कम होंगे ना, ठीक है। चाइनीज शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। फिर हमने इसके अंदर भी टाइप्स दे दी, कलर्स दे दिए, कस्टमाइजेशन दे दी, लो भाई कर लो जो करना है चाइनीज, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आप मिसाल के तौर पर एक मैं स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहा हूँ कनाडा के अंदर, सिखों का, ठीक है, धोती कुर्ता और उनकी पग, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, 2 शहर हैं कनाडा में, ब्रैम्पटन और मिसिसागा, और 2 शहरों में अक्सरियत हो चुकी है सिखों की, ठीक है। और एक शख्स जो है वो नारोवाल, क्योंकि गुरु बाबा जी गुरु नानक जो थे उनकी नारोवाल में पैदाइश है। तो एक शख्स जो है ना, वैसे ही जिस तरह हमारे लिए मक्का मदीना हमारे लिए मोहतरम है, उनके लिए ये धरती मोहतरम है। तो आप ये देखिए कि हम लोग यहाँ से लॉन्च करते हैं धोती कुर्ता और पग उनकी कुर्बान। तो आप देखिए कि आप कितनी आसानी से बेच सकेंगे। खाली शलवार कमीज बेचना मुश्किल, लेकिन एक छोटी सी कम्युनिटी जो सिर्फ कनाडा में रहती है, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ कनाडा में आप स्टार्टअप लॉन्च करें, ठीक है। तो आपके लिए क्या है कि आप बहुत जो बड़े जायंट्स हैं जो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं पैंट शर्ट्स जीन्स, मिसाल के तौर पर जीन्स है ना, लिवाइस दुनिया के 200 मुल्कों में लिवाइस बेच रही है, भाई आपको लिवाइस क्यों बेचनी है? ठीक है। मैंने अभी 2 साल पहले मैंने किसी बंदे से बात की, मैंने कहा यार वो जीन्स करना चाह रहा था, मैंने कहा बिल्कुल फेल प्रोडक्ट है। तो कहने लगा क्या करूँ? मैंने कहा आप ऐसा करो, आप जो है उसको मैंने कहा था कि आप ना बाइकर्स जीन्स बेचो। उसने कहा सर इसकी तो सर्चेज थोड़ी सारी हैं। मैंने कहा कितनी सारी हैं महीने में गूगल पे? तो उसने उस वक्त कहा सर 18,000 सर्चेज हैं। मैंने कहा तेरी इनकम इस टाइम कितनी है? सर 20,000 तनख्वाह ले रहा हूँ। मैंने कहा गधे, 18,000 चीज़ जो बंदा सर्च कर रहा है, अगर तू 18,000 का 1% भी तुझे आर्डर मिले तो पता है कितने आर्डर बनते हैं? 180 आर्डर। 180 आर्डर को अगर तू $50 की एक जीन्स बेचे, ठीक है, तो तेरी कितनी सेल हो गई महीने की? $9,000। और तुम कह रहे हो कि जी ये बड़ी बकवास प्रोडक्ट है। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर वो डायरेक्ट बिल गेट बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो मैं ही कहता हूँ कि वो प्रोडक्ट बेचो जो कोई ना बेच रहा हो, माइक्रो नीश सेलेक्ट करो। और आज तो किबला हजरत चैट जीपीटी के आने के बाद ठीक है, आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर लें। मैंने भी रिसेंटली ना अमेरिका में, क्योंकि मैं ये ब्लैक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे ब्लैक अमेरिकन हैं उनकी क्लोथिंग के बारे में माइक्रो निशेस बताओ। अब मेरी जाने बला चैट जीपीटी ने कुछ 17 किस्म की ना उसकी निकाल के रख दी माइक्रो निशेस, जो वो अपने डिफरेंट आप समझ लीजिए कि
त्योहारों के ऊपर ब्लैक अमेरिकन पहनते हैं, वहाँ पर स्कॉट्स हैं, वहाँ पर हिस्पानवी हैं। तो आप किसी एक, आज इस ग्लोबल एज के अंदर आप किसी एक को फोकस कर लें, आप और कुछ ना करें। अर्तुल का ड्रामा चला ना, तो भाई आप अर्तुल का जो आउटफिट है ना सारे का सारा, उसकी बेचने की, तलवार से लेके आउटफिट तक बेचना शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन शलवार सूट पैंट कोट नहीं बेचना। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जी मैंने बाय बेचने हैं, मैंने बुरखे बेचने हैं, मैंने हिजाब बेचने हैं, मैंने सुरमा बेचना है, मैंने मसवाक बेचनी है, या मैंने टी शर्ट पैंट या जूते बेचने हैं। अब जूतों के अंदर भी आप देख लीजिए, तो माइक्रो नीश जो है ना, अब मैं आपको बताऊँ कि सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका तो यही है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस भी नीश में आना चाहते हो, क्लोथिंग में, जूतों में, सर्विसेज में, आप लिखो मुझे इसकी, चैट जीपीटी को बोले मुझे इसकी माइक्रो निशेस बता दे, तो चैट जीपीटी आपको माइक्रो निशेस बता देगा। उसी से पूछ ले कि इनमें से मोर प्रॉफिटेबल कौन सी है, वो आपको बता देगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो है ना, वो है मंडियों में रिसर्च करना। मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लम जो है सहाबा को, गरीब सहाबा को मंडियों में भेजते थे। और माज़रत के साथ हमारे जो मौलवी कहते हैं कि बाज़ारों में नहीं जाना, तो इकानमी कौन चलाएगा? भीख से चलेगी क्या इकानमी? तो आप ये देखिए कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या कहते हैं, जब उनके साथ वो मदीने के अंदर अपनी जायदाद और वो वाक़या पेश आ रहा होता है, क्या उसे बोलते हैं, वाक़या जो है जिसमें तमाम मुहाजिरीन के साथ इंसार ने अपनी दौलत शेयर कर दी, ठीक है, वाहदात। तो उन्होंने कहा मुझे बाज़ार का रास्ता दिखाओ। तो वो मंडी में चले गए, वहीं पर देखा कहाँ पर होलसेल बिक रहा है, कहाँ पर रिटेल बेचना है, कहाँ पर होलसेल बिक रहा है, कहाँ पर रिटेल बेचना है। तो सबसे आसान, अगर आप कोई भी हैंडमेड प्रोडक्ट बना सकते हो तो आप Etsy पे चले जाओ, ETSY.com, आप eBay पे चले जाओ और दुनिया की मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जाओ। खुदारा यूके मत जाना, दुनिया की सबसे घटिया गंदी मंडी है यूके की, जो पाकिस्तानी उठता है, क्योंकि हमारे वो आका थे ना, तो आकाश का तो अभी तक दिमाग से ना वो फतूर निकला कोई नहीं। तो मैं यूके में काम करना है, कंपनी में सस्ती खुल जाती है। भाई यूके की बजाय बेहतर है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में काम करो। सेम प्रोडक्ट शहजाद साहब, सेम प्रोडक्ट जो आपकी यूके की मंडी में $10 की बिक रही है ना, वो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, जर्मनी में, इटली में, स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो $70 की बिक रही है, ठीक है। मसला क्या था आज से सिर्फ 2 साल पहले तक, कि हमारे पास ट्रांसलेटर्स नहीं थे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो लैंग्वेजेस हैं उनके नहीं थे। सर अब तो हमारे पास शायर मौजूद है, ठीक है, चैट हिबी किबला हज़रत की मौजूदगी में आप इटालियन में, जर्मन में, स्विस में, जिस मर्जी लैंग्वेज में जो मर्जी साइट बिल्ड कर लें, प्रोडक्ट्स लगाएं, बेचें। बल्कि मैं कहता हूँ ड्रॉप शिपिंग करें। यूके में जो सेलर्स बेच रहे हैं उन्हीं की प्रोडक्ट्स लें, उन्हीं की एक डाट आप समझ लीजिए, जर्मनी में DE में या इटली में, फ्रांस में डोमेन लें, प्रोडक्ट लगाए, लेके चैट जीपीटी से उसकी टाइटल लेके, डिस्क्रिप्शन लेके लिखें, उसको लगाए, अपना अमेरिकन कंपनी का पेमेंट गेटवे लगाएं, ठीक है, ऑर्डर लें और डिस्पैच भी उसी से करवाएं। इससे आसान फार्मूला शहजाद साहब कोई हो सकता है? नहीं है, ठीक है। अमेरिका की तो मंडी बड़ी कंपेटिटिव है, वहाँ पर भी जाए, लेकिन माल भी बड़ा होता है, सेल्स भी बड़ी है और लोग अवेयर है, ई कॉमर्स को समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी मंडियां हैं, ये यूरोप की मंडी, तुर्की की मंडी, चाइना की मंडी, ये भी इस्टेब्लिश हो रही हैं। हम लोग एक देखिए, हम लोगों ने, लोग लेदर की जैकेट से बेचते हैं। मैं कहता हूँ जैकेट नहीं बेचनी, कदो नहीं लेदर जैकेट बेचनी। मैंने बोला लोगों को कि मुझे बताओ सिर्फ एक वेबसाइट बनाओ जिसपे सिर्फ लेदर जैकेट फॉर क्या लगी हो, कार मैकेनिक्स, बस खत्म। लेदर जैकेट्स फॉर कार मैकेनिक.com, उसके अंदर ना कार मैकेनिक्स के लिए मुख्तलिफ जैकेट्स डिज़ाइन कर दो, जहाँ पर वो जिस तरह के टूल्स लगाते हैं कारपेंटर्स के लिए, प्लम्बर्स के लिए, एक जैकेट बनाओ। और दुनिया में कितने प्लम्बर्स होंगे शहजाद साहब? क्या हम लोग पूरी ज़िंदगी ऑर्डर्स बनाते रहें? क्या अमेरिका के सिरे सारे प्लम्बर्स को लेदर जैकेट बेच सकते हैं? नहीं, जब तक बेचेंगे तो हमारी नस्लें में नहीं, उससे बहुत पहले उनको दोबारा से चाहिए आपकी। हाँ जी,
तो हम लोग तो एक छोटी सी कम्युनिटी जो है उसके अंदर घुस के हम लोग इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं, वो होगा नहीं। अच्छा, एक बात है जो मेरा सवाल है, जो लोगों के ज़हन में आता है मोस्टली, वो समझते हैं कि जो लोग आज पैसा कमा चुके होते हैं ना, तो ये लोग शायद कोई बख्शी रोए टाइप होती हैं, कुछ भी स्टार्ट करेंगे चल जाएगा। खुदा न खास्ता आपके पास तमाम पैसा और ये रिसोर्सेज दस्तयाब ना हो, आपने शुरू से ये सारा सफ़र मुकम्मल करना हो, आप कौन कौन से स्टेप करेंगे जिनसे आप जल्द से कुछ बिजनेस लॉन्च करके और पैसे कमा के इसको बाद में स्केल करना शुरू कर दें? शहजाद भाई, जिस बंदे के पास पैसा है वो कारोबार नहीं कर सकता इसके अंदर, इस ई कॉमर्स के अंदर। क्यों? मैं आपको मतलब देखिए, जिस बंदे के पास पैसा है ना, समझिए वो पैसा पहले गवाएगा, उससे किक नहीं मिलती है इसलिए में। उसे किक नहीं है उसके पास। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो बच्चा, वो नौजवान खुशकिस्मत है जिसके पास पैसे नहीं है। मेरे पे मिलियंस का कर्ज था जब मैं ई कॉमर्स में आया। मेरे पास 50-70 लोग काम करते थे, मिलियंस की मेरी सेल्स थी। जो सारा मेरा कॉल सेंटर ख़त्म हुआ और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, रमज़ान में मैं अकेला और मेरा रमज़ान और मेरा लैपटॉप, जब मैंने ये ई कॉमर्स स्टार्टअप लॉन्च किया। तो स्टार्टअप लॉन्च कैसे किया कि वेबसाइट बिल्ड की, वहाँ पर प्रोडक्ट्स लगाई, जाके वज़ीराबाद से वो तलवारें, उनसे बोला कि जी मुझे आप तलवार दे दोगे? उसने कहा जी मिल जाएगी। उनकी फ़ोटोज़ ली, लगाई, डिस्क्रिप्शन लिखी, कोरियर वाले से पूछा भाजी अगर आर्डर आ गया तो भेज दोगे? उनने क्या उस मांगते नुगो नहीं जानता, अब महीने बाद दे दी। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, इमरान नाम है उनका, राणा इमरान। वो गाली कोई नहीं, जितों मर्जी दे दी पैसे। आप इमेजिन करें कि समबडी जिसके ऊपर मिलियंस का कर्ज है, वो एक नीश चुनता है गेमिंग शॉर्ट्स की, वो वेबसाइट बिल्ड करता है अपनी स्किल सेट के साथ, वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स लगाता है, फ़ोटोज़ अच्छी तरीके से खींचता है, डिस्क्रिप्शन लिखता है, तीसरे हफ्ते उसको ऑर्डर आ जाता है और उसके पास कोई पैसा नहीं है। लोग आके दरवाजे पे नाक कर रहे हैं हमारा पैसा दे, बैंक पीछे पड़ा है हमारा पैसा दे। और वो जो है $249 की पहली सेल लेता है, और उस पहली सेल लेने के बाद जनाब वो क्या कहता है, वो वज़ीराबाद जाता है, वहाँ से एक तलवार लेके आता है, उसको खुद अपने हाथों से पैक करता है, खुद ही मोटरसाइकिल पर बैठ के कुरियर कंपनी के पास जाता है और उसको देता है, ठीक है। और अगले दिन फिर उसको और 2 सेल्स आ जाते हैं, एंड विद इन वीक्स उसके अकाउंट के अंदर कई हज़ार डॉलर पड़े होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो उन्हीं पैसों से वो वज़ीर, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी, लोग इतने अच्छे हैं, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो, ना मेरे से कोरियर वाले ने पैसा लिया, ना वो जो वज़ीराबाद वाली फैक्ट्री थी उन्होंने मेरे से पैसे लिए। उनसे मैंने कहा ये तलवारें मुझे चाहिए कुछ, उन्होंने कहा 5-7 तलवारें उनकी फाड़ के ले जाओ, कोई गल नहीं पाओ जी, अब पैसे भेज दे ही हो। मैं कहता हूँ दुनिया का कौन सा मुल्क है यार जहाँ पर लोग इतने कोऑपरेट करते हैं। मसला ये था, एक चीज़ थी, और वो थी मेरी विलिंगनेस कि मैंने करना है, मैंने फिर से बड़ी कंपनी बनानी है। आज सब 100 से ज़्यादा लोग मेरी कंपनी में मेरी पेरोल पे हैं, और वो मेरे पार्टनर्स हैं, मेरी कंपनी में मुलाजिम कोई नहीं, तो मुझे और पार्टनर्स की तलाश है। तो असल मसला जो पैसा है ना, मैंने बड़े सारे लोगों को करोड़ों रुपए के साथ अमेज़ॉन के स्टार्टअप्स में फेल होते देखा, फ्रीलांसिंग के स्टार्टअप्स में फेल होते देखा, क्योंकि वो पैसा ना उनका अपना कमाया हुआ नहीं था। या तो वो प्यो का पैसा था, या ज़मीन बेच के इजी मनी आई थी, या उन्होंने किसी पार्टनर से इन्वेस्ट किया था। तो मेरा ये ख्याल ये है कि पैसा होना ना सबसे बड़ी वजह है नाकामी की। ज़रूरत नहीं है आपको डिजिटल एज के अंदर कामयाब होने के लिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पैसे की। उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ़ लाने का, और आपकी वैल्यूबल बातें हमने सुनी, और कई बातें ऐसी जो मैंने आपसे लर्न की है, मेरे पास पहले नहीं थी, वो ये लर्न की है, और आपका इसलिए भी शुक्रिया कि आपने नया इल्म दिया है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद किया होगा। मैं दुनिया को 2 तरह से देखता हूँ, मेरी जो तक़सीम है, जो मैंने खुद सोची हुई है, दुनिया को नहीं, पाकिस्तान को। यहाँ या तो करो है या फिर पढ़ो है। जो पढ़ो है ना, पढ़ो, उनके साथ सारे ही मसले हैं। उनको सच्चा प्यार क्या, सच्चा बिजनेस, सच्चा उस्ताद, सच्चा कुछ नहीं मिलता। जो करो है, इनके पास कुछ भी ना होगा, ये तब भी कर लेते हैं। आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश चाहिए आज से, आपने करो बनना है। वो करो जिसको किसी भी शख्स का सहारा नहीं चाहिए,
जिसको कोई भी कंप्लेन नहीं चाहिए, कंप्लेंट्स कमज़ोर लोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन सिर्फ सोल्यूशन ढूंढता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, आप भी करू बनेंगे, कुछ कर गुजरेंगे, कमाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए गेस्ट के साथ, कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नई बातें। आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी मोहब्बतों को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।